हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी हमारा क्लास 7th का है। 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज है हमारा पहला चैप्टर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखो, मानचित्र 1 और 2 दिया हुआ है। एक मानचित्र यहाँ पे दिया हुआ है, एक मानचित्र ये दिया हुआ है। आप पहले इसको देख लीजिए, ठीक। अब इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है हम उसको देखते हैं। मानचित्र 1-2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 पर अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने बनाया। ये मानचित्र 1 जो है हमारा कौन बनाया है? अरब भूगोलवेत्ता जो है अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, पहला वाला मानचित्र 1154 में। यहाँ जो नक्शा दिया गया उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। फिर मानचित्र 2 हमने आपको भी जो दिखाया था वो कोई फ्रांसीसी मानचित्रकार थे। 1720 में इसको इन्होंने बनाया था। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है यार। 1154 से लेकर 1720 तक आओगे तो डिफरेंस तो आएगा ही ना। अभी देख लो हमारे एज में और हमसे जो छोटे उनके एज में कितना मतलब चीज़ों सोच सब चीज़ों में डिफरेंस है। तो इस तरह से मानचित्र में भी डिफरेंस है। ये दोनों ने बनाया था। दोनों नक्शा एक ही इलाके के, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। जैसे भारत के उपमहाद्वीप के हैं लेकिन अलग अलग हैं। अल इद्रिसी ने इस नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह बताया जहां हम उत्तर भारत में ढूंढेंगे। मतलब कि साउथ इंडिया को वहां पे दिखाया। जैसे ये साउथ इंडिया को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ये देखिए साउथ इंडिया हमारा ये नीचे है ना साउथ। तो ये इसने क्या किया है, यहाँ पे साउथ को दिखा दिया, नॉर्थ को यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये अल इद्रिसी के बारे में याद रखिए। श्रीलंका, वही जो श्रीलंका को हम श्रीलंका हमारे भारत के नीचे है, वो हम उसने श्रीलंका को ऊपर की तरफ दिखाया है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए, उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, कन्नौज हो गया। ठीक। ये 12वीं सदी में भूगोलवेत्ता अल-इद्रिसी को बनाया हुआ दुनिया का नक्शा जो है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये हो गया 8वीं सदी के आरंभ में गियोलाम द डिस्ले के एटलस नुंगो के अनुसार उपमहाद्वीप इस तरह से है। जैसे कुछ चित्र अभी मैंने आपको दिखाया ना कि उत्तर प्रदेश और कन्नौज समझ में आ रहे हैं। मानचित्र 2 में मानचित्र 2 पहले मानचित्र में लगभग 600 वर्ष बाद ये बनाया गया। पहला मानचित्र हो गया 1154 में, फिर वो 1720 में बना। इसमें कितने साल का डिफरेंस है? लगभग 600 वर्ष बाद। इस कला अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों में बारीकी दौर पर आश्चर्य होगा। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के इसलिए इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे, इसी नक्शे का। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इतनी महत्वपूर्ण एक बात और है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकारी जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे तो उनके लिए सूचना, संदर्भ, उनकी विभिन्न मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता था। नई और पुरानी शब्दावली, यहाँ देखो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ से आपको इसमें करा रही हूँ। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा के साथ अर्थों का क्या होता होगा। ऐतिहासिक अभिलेख में कई तरह के मतलब भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ मतलब बदलती रहीं। जैसे उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण से ही नहीं बल्कि समय के साथ शब्दों के में अर्थ भी इसके बदले हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, जिसे आज हम हिंदुस्तान मतलब पूरा हमारा इंडिया ना भारत के अर्थ में लेते हैं ना, हमारे पूरे राष्ट्र के इसमें। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था 13वीं सदी में, वो मतलब हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया था तो वो पूरे भारत के लिए नहीं किया था। वो क्या था कि इसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित था। इन्होंने जो किया था याद रखिएगा, अगर इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में जो इलाका था उसके लिए इन्होंने किया था। ठीक। फिर टाइम चेंज होता गया, फिर बाबर की बात आई। ठीक है। उसके बाद बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद ही की कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं, मतलब कि एक देश के रूप में इसको जोड़ते हैं। ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इतिहासकार और उनके स्रोत, यहाँ से देखो क्वेश्चंस आता है बहुत ज़्यादा। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग मतलब स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा।
इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, 7th क्लास के बारे में। ठीक, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछली युग जैसी ही चली आ रही। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्का हो गया, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण में लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ठीक, अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार वो होता है जहाँ पे मतलब कि पांडुलिपियाँ एकत्रित करके या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, पुस्तकालय वगैरह, मतलब कि पुस्तकालय या अभिलेखागार जो होती है वहाँ पे पांडुलिपियाँ और बहुत सारे मतलब कि वेद वगैरह हो गए सब इकट्ठा करके रखा होता है, उसको अभिलेखागार कहते हैं। लिपिक, देखो लिपिक शब्द बहुत को पूछता है। लिपिक या नकल विश इनको कहते हैं। इनके हाथ से पांडुलिपि प्रतिकृति बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पे छापखाने होते नहीं थे, तो ये क्या करते थे, लिपिक का काम जो होता था ये लोग लिखते थे। ठीक है, अगर आपने कभी भी किसी मित्र गृहकार के लिए नकल उतारी होगी तो आप जानते होंगे कि मतलब अगर आप किसी की कॉपी जाहिर सी बात है लेके आए होंगे, क्योंकि स्कूल नहीं जाएंगे तो सब्जेक्ट पीछे रहता तो ले आके लिखते थे, तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, हम वैसे की वैसे ही बना देते थे, या कोई कोई अपने मन से हम मतलब कि अक्षर को बना देते थे। तो इस तरह से लिपिक भी होते थे। ठीक, लिपिक के छोटे मोटे फेरबदल करके लिखते रहते थे, कोई शब्द कोई वाक्य ये लोग क्या करते थे, फेरबदल कर देते थे और लिखते रहते थे। अब यहाँ से कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। जैसे 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में इतिहासकार को पहली बार वृत्तांत की ही जानकारी मतलब कि नहीं थी, 1971 तक लोगों को नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, बाद में इसको देखा गया। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बहुत भारी मतलब कि भारी चुनौती रहा, मुख्य रूप से क्योंकि इस टाइम पे चेंज होता रहा ना, पूरा एंशियंट से मेडल से फिर आगे मॉडर्न आने लगा, इस तरह से हिस्ट्री बदलने लगी, तो इन लोगों के लिए चेंज होने लगा। जैसे देखो कुछ समुदायों का महत्वपूर्ण बढ़ा था, जैसे एक समुदाय था राजा, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए उपयुक्त होता था, जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वो सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ जैसे मराठा, सिख, अहोम, बहुत सारे लोग जो थे ये लोग भी उठाते थे। इसी दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा था अन्यों की अपेक्षा, अधिक तेजी से परिवर्तन हो रहा था, मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाने लगे थे, अपना खेती वेती खूब अच्छे से करने लगे थे। क्षेत्र और साम्राज्य, यहाँ से देखते हैं चोल हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक हम ये चैप्टर 3 में, मुगल ये सब ये दिया हुआ है कि हम किसके बारे में कहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम आपको बाद में अभी अगला चैप्टर देखेंगे तो हम पढ़ते जाएंगे। देखो हमें हिस्ट्री जो होती है ना, हम इसको 3 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकार ने इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। याद रखिएगा कि अंग्रेज इतिहासकार ने कितने भागों में बांटा था, तो याद रखिएगा कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में इन्होंने इसको बांटा था। ठीक, अगर आपसे ऐसे पूछेगा तो, और वैसे तो हमें पता है कि ये हमारे 3 कालखंड है, लेकिन अगर अंग्रेज इतिहासकार के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इन्होंने बांट के रखा हुआ था। तो इस चैप्टर में हमारे बस इतना ही जानने लायक था। नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे जिसमें चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो नोट्स की प्राइस 21 रुपीज़ है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों है चैप्टर वाइज, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी।